आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बॉन्डिंग एनर्जी के बारे में। जैसे हम एटम में बात किए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंड होता है और इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमको एटम से अगर बाहर निकालना है तो हमको बाहर से एनर्जी उसको देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, और जिससे वो क्या हो जाता है, एटम से बाहर निकल जाता है। तो जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को उस बाउंड स्टेट से बाहर निकलने के लिए, उसको हम क्या कहते थे, बॉन्डिंग एनर्जी कहते थे। ठीक वैसे ही न्यूक्लियस के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जिसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। अब इस न्यूक्लियॉन को सेपरेट आउट करने के लिए, इन न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट आउट करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है क्या? इसमें एक और डेफिनेशन आता है जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस से, ये कंप्लीट सपोज अगर न्यूक्लियस हो गया, तो इस न्यूक्लियस से सिंगल न्यूक्लियॉन को, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, किसी सिंगल न्यूक्लियॉन को बाहर निकालने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम सेपरेशन एनर्जी कहते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं? ये कंप्लीट आपका न्यूक्लियॉन्स हो गया, इस न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट आउट करने के लिए हमको क्या, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बाइंडिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और सिंगल न्यूक्लियॉन को बाहर निकालने के लिए सेपरेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है क्या? सेपरेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, दोनों चीज़ें क्लियर है? ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी से। बाइंडिंग एनर्जी, the amount of energy required to separate all the nucleons from the nucleus is called binding energy of the nucleus. Binding energy of the nucleus. Binding energy of the nucleus. ओके, ठीक है। तो ये तो बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन हो गया। सेपरेशन एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट one nucleon from the nucleus is called separation energy. Separation energy. Is that clear? ठीक है क्या? ठीक, तो चलिए इसको अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसका फॉर्मूला लिखेंगे। सेपरेशन एनर्जी की हम बात नहीं करेंगे, केवल डेफिनेशन आप लोग को याद रहे कि सेपरेशन एनर्जी किसको कहते हैं। ठीक है क्या? इसमें जो वन न्यूक्लियॉन की बात किया हूँ, इसमें क्या हो सकता है आपका, या तो न्यूट्रॉन को बाहर निकालने की बात हो सकती है, या क्या हो सकता है आपका, प्रोटॉन को बाहर निकालने की बात हो सकती है। चलिए देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है क्या? सपोज ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस को हमने क्या दिया, बाइंडिंग एनर्जी दिया। ठीक है क्या? अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये डिवाइड हो जाएगा या सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, दैट इज़ M, और इसका एटॉमिक नंबर A, और ये कितना है आपका, एटॉमिक नंबर Z, और एटॉमिक मास कितना है, A है। ठीक है, और ये सपोज आपका Z नंबर ऑफ क्या है आपका, प्रोटॉन है, और ये क्या है आपका, न्यूट्रॉन है। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं, इसके लिए फार्मूला लिखते हैं। तो MaZ, इसको मैं अगर बाइंडिंग एनर्जी देता हूँ, इस न्यूक्लियस को मैं बाइंडिंग एनर्जी देता हूँ, तो देखिए ये मास है आपका। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस का मास है। तो न्यूक्लियस का मास है तो एनर्जी को भी मास के टर्म में होना चाहिए। तो हमको पता है E इक्वल टू कितना होता है आपका, mc² होता है। तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज़ E/c²। तो इसको मास के टर्म में अगर लिखूँ तो कितना हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर c²। ठीक है क्या? दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Z नंबर ऑफ क्या है आपके पास, प्रोटॉन है, और ये Z नंबर आपके पास प्रोटॉन है तो A - Z क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? चलिए अब देखते हैं इसमें बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ZMP प्लस A - ZMN माइनस MaZ।
ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है क्या। अब बाइंडिंग एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड और एम एन, और ये कितना हो जाएगा माइनस एम ए जेड इंटू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका बाइंडिंग एनर्जी का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है क्या, ओके। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो यहाँ पे यूनिट जो होता है, बाइंडिंग एनर्जी का यूनिट जो हम लेते हैं ये होता है आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में लेते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट आउट करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसका ऑर्डर जो होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। ठीक है। इससे पहले जब हम एटम में जब बात किए थे तो उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पे क्या किसकी पड़ेगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की पड़ेगी। ठीक है क्या। चलिए अब इसमें ये जो मास आपको दिख रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस जो है, ये आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो एटॉमिक मास यूनिट में दिया रहेगा, AMU में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और हमारा जो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है इसका वैल्यू जो होता है ये आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और साथ ही साथ इसको अगर मैं मेगा इलेक्ट्रॉन, हम तो किस में डील करने वाले हैं, बाइंडिंग एनर्जी अगर हमको निकालने के लिए दिया गया तो हम किस में डील करेंगे, उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डील करेंगे। तो इसका जो है ये कितना होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या है आपका, ये मास है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास में। तो कितना हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो 1 AMU जो है किसके बराबर होगा आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के बराबर होगा। ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है क्या, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, एग्जांपल। ठीक है, ये हमारा ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस है और ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस में हम इसको कुछ एनर्जी देते हैं, सपोज एनर्जी देते हैं जो कि बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्या हो जाता है, ये सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है क्या। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी को यहाँ से। तो ये सपोज इसको मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो किस में कन्वर्ट होगा, इसका एनर्जी जो है mdc² हो जाएगा। इसका एनर्जी सपोज गामा है, E गामा। ठीक है क्या। और ये कितना है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर mc²। और ये कितना हो जाएगा mpc²। ठीक है क्या, ये भी एनर्जी टर्म है, ये तीनों जो है एनर्जी टर्म है इसके। ठीक है क्या। चलिए अब ये जो E गामा जो है ये कितना हो जाएगा आपका mn प्लस mp, और ये कितना हो जाएगा माइनस md, और ये c²। ये क्या हो जाएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा। ठीक है क्या, ये क्या हो जाएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, न्यूट्रॉन को हमने क्या दिया, एनर्जी दिया, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी हमको कितनी मिलेगी, इतनी मिलेगी। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व की ओर। बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है क्या। इसके साथ साथ हम यहाँ पे उसकी रिजल्ट भी देखेंगे कि क्या उसका रिजल्ट मिल रहा है हमको। ठीक है क्या। ये हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली ड्रॉ करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है क्या। चलिए अब इसमें जो ग्राफ जो हमको मिलता है वो कुछ इस प्रकार से हमको मिलता है। ये आपका पीक मिलता है कुछ जगह जो है कुछ इस प्रकार से, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, फिर ये कुछ इस प्रकार से कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है क्या। ये आपको क्या मिलता है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व मिलता है, जहाँ पे जो पीक दिखाई दे रहा है, ये जो पीक आपको मिल रहा है, ये यहाँ पे जैसे पीक दिखाई दे रहा है, ये आपका जो स्टेबल न्यूक्लियस है ना, स्टेबल न्यूक्लियस जैसे आपका हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, इन सब को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है आपके थोड़े ज़्यादा स्टेबल हैं, तो उसको बताता है कि ये यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे क्या है आपका कार्बन है, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या। ठीक। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी हमको मिलता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू सबसे ज़्यादा हमको मिलती है, वो मिलती है दैट इज़ 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना मिलता है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का हमको क्या मिलता है, बाइंडिंग एनर्जी मिलता है। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है ये होता है आपका आयरन का, किसका, आयरन का, ये आयरन 56
ठीक है क्या। आयरन 56 का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और हम इसको बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है, दैट इज़ आयरन 56। ठीक है क्या। चलिए अब इसमें देखते हैं यहाँ पे आगे क्या हो, इसमें देख लेंगे कि जितने भी आपके छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, देखिए यहाँ पे जो है मिलेगा आपको छोटा छोटा न्यूक्लियस मिलेगा। इधर क्या है आपका, दैट इज़ ए इज़ लेस देन 56, इधर क्या है आपका ए इज़ लेस देन 56, और ये क्या है आपका ए इज़ ग्रेटर देन 56, ये क्या है आपका ए इज़ ग्रेटर देन 56। तो इधर जो मिलेगा वो आपके लाइटर न्यूक्लियस होंगे, इधर जो मिलेगा लाइटर न्यूक्लियस होंगे, और इधर वाला जो है आपका क्या होगा, ये वाला जो न्यूक्लियस होगा ये आपका हैवियर न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, हैवियर न्यूक्लियस होगा। इधर आपका लाइटर न्यूक्लियस है, इधर आपका हैवियर न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि जितने भी आपके लाइटर न्यूक्लियस हैं और हैवियर न्यूक्लियस हैं, ये दोनों जो है क्या होंगे, स्टेबिलिटी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये स्टेबिलिटी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये आयरन 56 बनना चाहेंगे। ठीक है क्या। हैवियर न्यूक्लियस हो या आपके लाइटर न्यूक्लियस हो, सभी जो हैं भवसागर को पार करना चाहेंगे और कहाँ पहुँचना चाहेंगे, ये जो फेरस जो है वहाँ पे पहुँचना चाहेंगे। हर एक एलिमेंट जो है क्या बनना चाहेगा, हर एक न्यूक्लियस जो है वो आयरन बनना चाहेगा। तो क्या होगा, देखिए लाइटर न्यूक्लियस में इधर फ्यूज़न होके, इधर फ्यूज़ होके ये किसी बनने की कोशिश करेगा, ये आयरन बनने की कोशिश करेगा, और इधर जो है आपका फ्यूज़न हो करके ये क्या बनने की कोशिश करेगा, ये आयरन बनने की कोशिश करेगा। जैसे यूरेनियम 238 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा आपका, बार बार उसका फ्यूज़न होगा, और फ्यूज़न होने के बाद वो क्या बनने की कोशिश करेगा, फेरस बनने की कोशिश करेगा, या बोल सकते हैं आयरन बनने की कोशिश करेगा। ठीक है क्या यहाँ तक। चलिए तो यहाँ पे जो जो रिजल्ट्स हैं उसको हम लिख देते हैं कि यहाँ पे जो ए इज़ है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ, ए इज़ लेस देन 56 में क्या हो रहा है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर फ्यूज़न, और ए इज़ ग्रेटर देन 56 में क्या हो रहा है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर फ्यूज़न। ठीक है, ये क्लियर है। ए इज़ लेस देन 56 में क्या हो रहा है आपका, फ्यूज़न हो रहा है, और ए इज़ ग्रेटर देन 56 में आपका क्या हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है। क्लियर है क्या। अब जैसे यहाँ पे अगर लाइटर न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हमको कर्व मिल रहा है, ठीक है, ये जो कर्व मिल रहा है ये कैसा कर्व मिल रहा है हमको, ये हमको पॉजिटिव कर्व दे रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ये बी बार के अगर मैं इसको बराबर करूं तो यहाँ पे जो हमको स्लोप मिलेगा दैट इज़ डी बी बार अपॉन डी ए, है ना। बी बार क्या बोल रहा हूँ मैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है करके बोल रहा हूँ। ठीक है क्या। तो डी बी बार अपॉन ए दैट इज इक्वल्स टू योर पॉजिटिव स्लोप। ये क्या दे रहा है आपका, पॉजिटिव स्लोप दे रहा है। और साथ ही साथ इधर की अगर मैं बात करूँ डी बी बार अपॉन डी ए, ये क्या दे रहा है आपको, निगेटिव स्लोप दे रहा है। ये क्या दे रहा है आपको, निगेटिव स्लोप दे रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिजल्ट में कि डी बी बार अपॉन डी ए जो है ना, ये पॉजिटिव स्लोप देता है किसके लिए, फॉर लाइटर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है क्या। और डी बी बार अपॉन डी ए जो है ये क्या देता है, निगेटिव स्लोप देता है। ये किसके लिए, हैवियर न्यूक्लियाई के लिए। किसके लिए, हैवियर न्यूक्लियाई के लिए। क्लियर है क्या यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो मेन रिजल्ट जो है ना, ये फेरस द मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियाई कौन सा हो जाएगा आपका, दैट इज़ Fe56, जिसका बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है आपका, दैट इज़ 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है क्या, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है क्या। चलिए दूसरा रिजल्ट हम लिख लेते हैं। इसमें क्या रिजल्ट लिख लेते हैं कि एज वी इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, या बोल सकते हो न्यूक्लियन नंबर, है ना, या क्या बोल सकते हो आप, न्यूक्लियन नंबर, देन क्या हो जाएगा आपका, इनिशियली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए इज इंक्रीजेस। क्या होता है आपका, इंक्रीजेस होता है। एंड मैक्सिमम फॉर Fe56, then after that the curve is decreases। ठीक है क्या। और यूरेनियम
फॉर हैवियर न्यूक्लियाई, देखिए हैवियर न्यूक्लियाई के लिए ये क्या होता जा रहा है, सैचुरेट होते जा रहा है, ठीक है क्या। फॉर हैवियर न्यूक्लियाई, फॉर हैवियर न्यूक्लियाई इट्स बाइंडिंग एनर्जी बिकम्स 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, सब दिखाई दे रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्यू वैल्यू की ओर। क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू, जैसे कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है ना, कोई भी प्रोसेस हो रहा है इन द सेंस कि हमारा एक न्यूक्लियस जो है दूसरे न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, आपका कन्वर्ट हो रहा है, या आप बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है न्यूक्लियस का, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एक्सचेंज होगा उसी को हम क्या कहते हैं, क्यू वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो क्यू वैल्यू किसको कहेंगे कि एक न्यूक्लियस जो है दूसरे न्यूक्लियस में अगर चेंज हो रहा है, एक न्यूक्लियस जो है दूसरे न्यूक्लियस में अगर चेंज हो रहा है तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्यू वैल्यू कहेंगे, ठीक है क्या। द एनर्जी exchange when the transformation of one nucleus to another, ठीक है क्या। द एनर्जी एक्सचेंज व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन न्यूक्लियस टू अनदर, क्लियर है क्या। चलिए अब देखते हैं इसमें कि सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है क्या, ये हमारा न्यूक्लियस है, दैट इज़ नथिंग बट योर टारगेट, है ना। और इस पे आके अगर कोई छोटा सा पार्टिकल जो है वो आके क्या करता है, इसमें टकराता है, जिसको हम प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सपोज ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा जो नया न्यूक्लियस बनता है उसमें, और साथ ही साथ एक पार्टिकल क्या होता है, इजेक्ट होता है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। तो चलिए ये क्या है, आपका टारगेट है, क्या है आपका टारगेट है। इसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है क्या। ये हमारा क्या होता है, अब हमारा प्रोजेक्टाइल होता है, क्या होता है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल होता है, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा आपका डॉटर न्यूक्लियाई, क्या हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई। और ये क्या हो जाएगा, इमिटेड पार्टिकल या इजेक्टेड पार्टिकल, इजेक्टेड भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, इजेक्टेड पार्टिकल, ठीक है क्या। ठीक, तो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है, ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है क्या। और ये वाला जो पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है क्या। ये पार्ट क्या कहलाता है, हमारा रिएक्टेंट कहलाता है, और दूसरा जो हमको मिलता है वो वाला क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, सीधी सी बात है, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं। तो क्यू वैल्यू जो है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में मतलब क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट जो है, यही इसमें जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, क्यू वैल्यू बोल देंगे। ये समझ में आया क्या, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट और माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या कहलाएगा हमारा, दैट इज़ नथिंग बट योर क्यू वैल्यू, क्या कहलाएगा, क्यू वैल्यू कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो क्यू वैल्यू जो है ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, समेसन एम आई, इधर के जो मास हैं रिएक्टेंट के जो मास है उसको एम आई के टर्म में ले रहा हूँ, और इसको मैं ले रहा हूँ एम फाइनल, ठीक है क्या। तो ये हो जाएगा आपका एम फाइनल, और इंटू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका मास के टर्म में हमारा क्यू वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है क्या। चलिए आगे देखते हैं, हमारा बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है क्या। इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम जो फॉर्मूला लेते थे वो कैसा रहता था हमारा, दैट इज जेड एम पी माइनस एम, दैट इज ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड, ये कुछ इस प्रकार से रहता था हमारा, ठीक है क्या। देखिए इसमें क्या होगा, हम एम आई करके जैसे मैं रखूँगा तो ये सेम आएगा और एम आई आएगा, ठीक है। और एम एफ करूँगा तो फिर से ये सेम आएगा और ये एम एफ करके हो जाएगा, ठीक है क्या। तो एम आई को जब पहले रखूँगा तो माइनस एम आई, और बाद में एम एफ रखूँगा तो प्लस एम एफ हो जाएगा,
ठीक है क्या, ऐसी होगा। हाँ तो चलिए अब यहाँ पे अगर मैं Q वैल्यू अगर निकालूँ, ठीक है, तो Q वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दैट इज़ ये है ना एम आई माइनस एम एफ। और इस एम आई एम एफ का वैल्यू में जैसे मैं पुट करूँगा तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका, V फाइनल माइनस B इनिशियल, बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल, ये आपका Q वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है क्या, इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है क्या, तो मैं उसको नहीं निकाल रहा हूँ, बस अपोजिट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये निगेटिव में रहता है इस वजह से, है ना। ठीक है क्या, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो टोटल एनर्जी जो होता है हमारा दैट इज़ नथिंग बट योर काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, यही होता है। तो काइनेटिक एनर्जी सपोज K है और रेस्ट मास एनर्जी कितना हो जाएगा, mc² हो जाएगा। अब मैं इसी को अगर मैं बात करूं MEI के लिए, है ना, इनिशियल एनर्जी के लिए, तो इनिशियल एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, KI हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, MIC² हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकता हूँ मैं MI निकालने के लिए, तो दैट इज़ MIC² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका EI माइनस कितना हो जाएगा, KI हो जाएगा। ठीक वैसे ही E फाइनल जैसे मैं निकालूंगा तो दैट इज़ नथिंग बट K फाइनल M फाइनल C² दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका M फाइनल C² इक्वल टू EF माइनस कितना हो जाएगा, KF हो जाएगा। ठीक है क्या, अब इन वैल्यूज़ को इसमें रख दीजिए तो Q वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये MIC² का वैल्यू कितना है, दैट इज़ EI माइनस KI और ये कितना हो जाएगा माइनस E फाइनल माइनस K फाइनल। ये कुछ इस प्रकार से, इसको और अच्छे से अगर लिखें तो कितना हो जाएगा आपका EI माइनस EF माइनस KI प्लस KF। ठीक है क्या, अब देखिए एनर्जी कंजर्वेशन से, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एनर्जी क्या होगा आपका, कंजर्व होता है। तो ये दोनों जो है E इनिशियल और E फाइनल जो है दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो Q वैल्यू जो है, Q वैल्यू कितना मिल जाएगा, दैट इज़ देखिए K फाइनल को मैं पहले लिख रहा हूँ तो K फाइनल माइनस कितना हो जाएगा, K इनिशियल हो जाएगा। या इसको हम समेसन के टर्म में लिखें तो समेसन K फाइनल माइनस कितना हो जाएगा, K इनिशियल हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हमको Q वैल्यूज़ जो है तीन इसके फॉर्मूले मिलेंगे, मास के टर्म में, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में और तीसरा हमारा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। ठीक है क्या, चलिए एक शॉर्ट स्टिकी नोट्स हम बना देते हैं इसके लिए। तो Q वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो Q वैल्यू जो है Q इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका, दैट इज समेसन ऑफ MI माइनस M फाइनल। इसका तो क्लियर था। ठीक है क्या, दूसरा बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में अगर लिखें तो बाइंडिंग एनर्जी फाइनल आता है, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल आता है। या काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो ये K फाइनल माइनस कितना हो जाता है, K इनिशियल हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, और बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला हम जो लिखे थे दैट इज़ नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया माइनस जो न्यूक्लियस है दैट इज़ AZ, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका इसमें C², ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, तो इसको आपको याद रखना है भाई, है ना, इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है क्या, ये यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी है। चलिए इसी में देखते हैं आगे इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है क्या, जैसे हमने Q वैल्यू निकाला, ठीक है, किसी रिएक्शन का हमने Q वैल्यू निकाला और ये जो है Q वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन है 0, है ना, ये अगर पॉजिटिव मिल रहा है ना, Q वैल्यू इज़ पॉजिटिव, सपोज Q वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, या बोल सकते हैं इसमें एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है क्या, और इसका एक भाई भी है, एक भाई कौन सा है आपका, Q इज़ लेस देन 0। मतलब Q जो है क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। मतलब एनर्जी को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है क्या। कोई भी रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा और आपको क्यू वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, और साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, या बोल सकता है कि दोनों हैं या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है क्या। तो इसमें आपको देखना रहेगा क्यू वैल्यू निकाल के कि क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या आपका निगेटिव आ रहा है। क्यू वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और क्यू वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो ये कौन सा होगा, आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन कर देते हैं। हाँ चलिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, है ना। ये क्या क्या दिया हुआ है हमको, एच एटम का यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया है 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट, और एच मतलब ये प्रोटॉन का है ना, ये किसका है, आपका प्रोटॉन का है। साथ ही आपका न्यूट्रॉन का भी दिया है 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट, और ये अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, है ना। हीलियम न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो ये भी दिया हुआ है आपका 4.00260 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है क्या। और साथ ही साथ हमको ये भी पता होता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है, एटॉमिक मास यूनिट जो है किसके के बराबर होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ये इतने के बराबर होता है। क्लियर है क्या। चलिए अब इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल मीन्स ये कितना हो जाता है आपका 2He4 2He4 हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है क्या। इसको हम बाइंडिंग एनर्जी देते हैं, इसको क्या हम देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी देते हैं। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, ये किस में चला जाएगा आपका, देखिए जैसे अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो 2 इसमें प्रोटॉन होंगे और 2 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। और ये बाइंडिंग एनर्जी पर c², ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या। हमको क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, ये हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है किसका, अल्फा पार्टिकल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी पर c², दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये है आपका, दैट इज़ 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है क्या, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा 1.008665, ठीक है क्या। देन माइनस कौन सा रहेगा आपका, ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। ये इसका दिया हुआ है सीधा मास जो है कितना है, दैट इज़ 4.00260 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है क्या। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, और ये क्या हो जाता है आपका, ठीक है। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आता है उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ 0.03038 0.03038, ये कुछ इस प्रकार से आपका आता है। और ये किस में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, दैट इज़ योर बाइंडिंग एनर्जी पर c², ठीक है क्या। अब ये जो है बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए 0.03038 एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² के बराबर होता है। और इधर वाला c² उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये c² क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। और जो भी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी वो किस में मिलेंगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेंगी। तो इसको आप कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है क्या। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या निकालना रहता है, बाइंडिंग एनर्जी निकालना रहता है, ठीक है क्या। इसमें मास दिया रहता है आपका, किसका मास दिया रहेगा आपका, प्रोटॉन का मास दिया रहेगा, न्यूट्रॉन का मास दिया रहेगा, और साथ ही साथ जो न्यूक्लियस जिसका हमको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है वो भी आपको दिया रहेगा। आपको केवल क्या करना है, केवल इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करना रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब ये 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा, ठीक है क्या। यहाँ पे 2 डाटा जो है वो आप यहाँ से ले लेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जो है यहाँ पे आप वहीं से ले लीजिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन पे जो यूज़ किए हैं, ठीक है क्या। इसमें पहला क्वेश्चन जो है ड्यूट्रॉन के लिए निकालने के लिए बोल रहा है, ड्यूट्रॉन 1H2 जो है, इफ़ md मतलब मास ऑफ क्या दिया है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस जो है ये आपका दिया गया है, दैट इज़ नथिंग बट योर 2.0140, दैट इज़ 2, और ये u जो लिखा हुआ हूँ लास्ट में एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है क्या। तो इसको आप निकाल लेंगे मेरे ख्याल से, कैसे निकलेगा, दैट इज़ md,
है ना, ये क्या हो जाता है आपका, दैट इज़ एम डी प्लस बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम पी प्लस कितना हो जाएगा, एम एन हो जाएगा, क्योंकि सिंगल सिंगल होता है। इसका एग्जाम्पल में भी हमने देखा था, है ना, इसमें सिंगल क्या होता है आपका, प्रोटॉन होता है, और सिंगल क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है कि तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है क्या, चलिए अब इसमें देखते हैं आयरन जो है 56 में, है ना, ये 26 इसका क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, राइट। तो चलिए देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ मास ऑफ आयरन दिस एफ ई, मास ऑफ आयरन एफ ई प्लस कितना हो जाएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी पर सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, तो ये आपको प्रोटॉन नंबर को बताता है। तो कितना हो जाएगा 26 MP हो जाएगा, और प्लस कितना बचा 36 बचा, सॉरी 30 बचा, तो ये 30 क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं। इसमें वैल्यू जरा आप रख दीजिएगा, दैट इज MP प्लस 30 MN और माइनस कितना MFE, ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं और इसको आप निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या, मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोग से हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए कैलकुलेट क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन ये मास के टर्म में है। देखिए इसमें किस में पूछा हुआ है, मास के टर्म में पूछा हुआ है, आपको हो सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में भी दिया रहे, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी वाला क्वेश्चन मैं इसके बाद एक लिख देता हूँ, क्वेश्चन जो है उसको अपन कर लेंगे। इसको पहले देख लेते हैं, कैलकुलेट क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, क्यू वैल्यू हमको जैसे निकालना है, तो क्यू वैल्यू में क्या होता है, क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मास दिया हुआ है तो गिवन दैट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, फिर से आपको क्या निकालना है, ये वही क्यू वैल्यू ही निकालना रहेगा इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में दिया हुआ है। तो क्यू वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज समेशन बी फाइनल माइनस कितना हो जाता है, बी इनिशियल हो जाता है, बी फाइनल माइनस कितना हो जाता है, बी इनिशियल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, बी फाइनल मतलब ये हीलियम न्यूक्लियस की बात कर रहा है, तो हीलियम न्यूक्लियस का क्या होता है आपका, दैट इज 2He4 होता है। हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या हो गया आपका हीलियम न्यूक्लियस हो गया। तो ये क्या हो जाता है, इसमें कितने आपके न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा वी फाइनल, तो देखिए इसमें अल्फा पार्टिकल ड्यूट्रॉन के लिए कितना है आपका, दैट इज़ 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अल्फा पार्टिकल के लिए कितना है आपका 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक का, तो 4 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है क्या, माइनस बी इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो बी इनिशियल में कितने हैं आपके, देखिए 2 हैं, है ना, यहाँ पे सिंगल है आपका और यहाँ पे सिंगल है, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1 इंटू कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है क्या, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1.5। अल्फा पार्टिकल कहीं पे और यूज़ किए थे हम, ओके अल्फा पार्टिकल तो यूज़ किए हैं, ड्यूट्रॉन यूज़ किए थे क्या, ड्यूट्रॉन और हमने यूज़ किया है क्या, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 माइनस 3 हो जाएगा, तो दैट इज़ नथिंग बट योर 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, क्यू वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पार्ट है वो हो गया आपका, और साथ ही साथ क्यू वैल्यू का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ अलग तरह से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसको हम देखते हैं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दैट इज़ कंप्यूट क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये कोई रिएक्शन हो रहा है, ये आपके पार्टिकल्स हैं। ठीक है क्या, ये लैम्डा पार्टिकल जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ P प्लस पाई माइनस, है ना, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और इसके मास दिए हुए हैं, है ना, सारे मास जो है दिए हुए हैं। तो फिर से इसको हम क्यू वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज समीशन एम आई माइनस कितना हो जाएगा आपका एम फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम इनिशियल जो है कितना है आपका, दैट इज़ 1116 माइनस कितना एम फाइनल दिस प्लस दिस, है ना, तो 938 माइनस कितना हो जाएगा 140, है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा।
और ये सभी किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में है, और इंटू कितना हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और जो फाइनल वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये 1116 हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना, इस टाइप के थोड़े ईजी क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकली ज़्यादा एडवांस ना करके ये जो है डायरेक्ट आपको दिया रहेगा, है ना, इस टाइप के वैल्यूज़ आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर सेट करने वालों को दिक्कत हो जाता है शायद, तो ये जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है ये इसको यूज़ करना पड़ जाता है, 1 दैट इज़ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, नॉर्मली जिस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन जैसे जिसमें 1 एटॉमिक मास यूनिट का जैसे यूज़ हो रहा है उसको आपको लास्ट में सॉल्व करना रहेगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन और साथ ही साथ आपको माइनस उसमें करना पड़ेगा। माइनस तो आप इजीली कर लेंगे बट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है क्या। चलिए इसको देख लेते हैं, ये कितना आ रहा है आपका, दैट इज़ 1078, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1078 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये दैट इज़ 22 + 16 38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है क्या। तो ये क्यू वैल्यू जो है कितना आ जाएगा आपका 38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।